ओ साथिया, ओ बेलिया। आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जब फिल्मों में आया तो उस समय की सब बड़ी से बड़ी हीरोइनें उनके साथ काम करने के लिए लालायित रहती थी, जिसे भारतीय सिनेमा का पहला डांसिंग सुपरस्टार कहा गया। जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के जंपिंग जैक जितेंद्र साहब की। पर जितेंद्र साहब की कहानी इतनी रोचक है कि हमें वो जिंदगी के हर कठिन मोड़ पर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेगी। कब मोहब्बत बन गई है। तो इस कहानी में आज हम जितेंद्र के बारे में कुछ ऐसे रोचक किस्सों को आपको बताएंगे जिन्हें जानकर या तो आपको उनसे बहुत प्यार हो जाएगा और शायद उनसे नफरत भी हो जाए। जैसे कि एक चौल में रहने वाला लड़का कैसे बन गया भारतीय सिनेमा का पहला डांसिंग सुपरस्टार। जितेंद्र साहब जूनियर आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट से एक बहुत बड़े कलाकार बनने से भी पहले आखिर क्या किया करते थे, कैसे जितेंद्र साहब ने अपने स्ट्रगल के दिनों में एक बड़ी अदाकार के बॉडी डबल का रोल भी किया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिनेमा और सितारे में। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि जितेंद्र साहब जैसे बड़े कलाकार के ऊपर उनके परिवार के एक शख्स ने कौन सा सबसे घिनौना आरोप लगाया। अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में पिता अमरनाथ और मां कृष्णा कपूर के घर एक बेटे का जन्म हुआ। तारीख थी 7 अप्रैल 1942। मां कृष्णा ने बेटे का नाम रखा रवि कपूर। रवि का जन्म प्री मैच्योर डिलीवरी के तहत 7 महीने की उम्र में ही हो गया था। तो जब रवि का जन्म हुआ तब उनकी मां की उम्र महज 15 साल थी। दोनों मां बेटे के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। रवि कपूर के जन्म के 1 महीने बाद ही इनका परिवार अमृतसर से बॉम्बे चला आया। अब इधर इनका परिवार मुंबई के श्याम सदन चौल में रहने लगा। अब मुंबई में परिवार को रखना और परिवार चलाना कठिन था। पिता और चाचा दोनों फिल्मों के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने और बेचने का काम करने लगे। खैर, मुंबई की चौल में रहने का अपना एक अलग मजा होता है, जैसे कि पानी के लिए लाइन में लगना, छोटी छोटी खुशियों को त्योहार की तरीके मनाना। में से मुखड़ा दिखे अभी अधूरा। जितेंद्र साहब बताते हैं कि उनमें डांस की थिरकन शायद सबसे पहले मुंबई के चौल में मनाए जाने वाले त्योहारों से ही हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गिरगांव के सेंट सेविचर हाई स्कूल से की। वैसे आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि यहाँ पर उनके सहपाठी थे भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार काका राजेश खन्ना साहब, और आगे चलकर दोनों मित्रों ने सिद्धार्थ कॉलेज से ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। अब जितेंद्र साहब अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ से निकले ही थे कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। अचानक इनके पिता की तबीयत खूब बिगड़ गई। पिता को दिल का दौरा पड़ गया। अब परिवार की जिम्मेदारी जितेंद्र साहब पर आ गई थी। अब ज्वेलरी का काम जितेंद्र ही करते। ताकत है हौसले में इंसान से भी ज्यादा। फिल्मों के सेट पर जाते और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिखाते। इसी बहाने जितेंद्र साहब को फिल्मों की शूटिंग देखने को भी मिल जाती। एक दिन जब रवि साहब ऐसे ही ज्वेलरी देने पहुंचे तो शांताराम की फिल्म नौरंग की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग देखने का शौक था और अंदर घुसने लगे, तभी उन्हें मना कर दिया गया। उदास जीतू जी को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने चाचा जी को ये बात बताई और चाचा जी, जो कि काफी दिनों से काम कर रहे थे, उनकी थोड़ी जान पहचान थी। फिर बड़ी अप्रोच लगाकर जीतू जी को शूटिंग देखने को मिली। पर शूटिंग देखने के लिए उन्हें एक शर्त माननी पड़ी। शर्त थी कि फिल्म में एक रोल था जो संध्या जी कर रही थी। उनके बॉडी डबल का रोल जितेंद्र को करने को कहा गया। जितेंद्र साहब को इतना शौक था शूटिंग देखने का कि उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी। और विधाता ने आपके लिए क्या सोच कर रखा है ये आपको कहाँ पता होता है। जितेंद्र साहब को इसके लिए कुछ पैसे भी मिले।
इधर उनका पढ़ाई में और बिजनेस में दोनों में ही मन नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा क्यों ना फिल्मों में ही कोई छोटा मोटा काम कर लिया जाए। फिर क्या था, अपनी धुन के प्रेमी रवि कपूर साहब एक बार फिर शांताराम साहब से मिले। उन्होंने अपने फिल्मों में काम करने की बात शांताराम साहब से कही। शांताराम जी उनकी बॉडी डबल वाली लगन को देख चुके थे। तब शांताराम ने कहा कि तुम एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर पाओगे, तुम्हारी सैलरी 150 रुपए होगी। ऐसे में एक दिन शांताराम जी ने जितेंद्र साहब से कहा कि तुम्हें अब मेरी आने वाली फिल्म में प्रिंस का किरदार निभाना है। अब जितेंद्र साहब के पैर तो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। वो जितेंद्र जो स्टूडियो बस से आते थे, वो उस दिन टैक्सी से आए। भाई टैक्सी बुक क्यों न करते, आखिर प्रिंस जैसा स्वैग था, राजकुमार दिखना था। पर जब स्टूडियो पहुंचे तो पता लगा 5-7 राजकुमारों की लाइन में उन्हें बैठना है। उन्हें टैक्सी का किराया भी खल रहा था। छोटे मोटे रोल जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर जितेंद्र साहब को मिल रहे थे। तभी एक दिन शांताराम की फिल्म सेहरा में इन्हें काम मिला। इस फिल्म में इन्हें एक डायलॉग बोलना था। उस दिन जीतू साहब लगभग 1 घंटे देरी से पहुंचे। शांताराम साहब का गुस्सा आसमान पर था। शांताराम ने अपनी टीम से कहा कि इस लड़के को इसका हिसाब करके निकाल दो। जितेंद्र साहब बेहद परेशान थे और सीधे अपने चाचा के पास गए। उन्होंने कहा कि आप कुछ सिफारिश कर दीजिए। तब चाचा ने बोला, तुम्हारा पढ़ाई में तो मन लगता नहीं, बिजनेस तुम्हें भा नहीं रहा, एक्टिंग में काम मिला तो वहां से भी तुम्हें निकाल दिया गया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जितेंद्र साहब सुबह सुबह शांताराम साहब के पास पहुंच गए। वहां शांताराम साहब के सामने खड़े होकर खूब रोए। शांताराम समझ गए थे कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती करके पछताने वाले को तो भगवान भी माफ कर देते। पर परेशानियां इतनी जल्दी कहाँ खत्म होती हैं। जितेंद्र साहब को इस फिल्म में एक डायलॉग बोलना था। उस डायलॉग को बोलने में जितेंद्र साहब ने 30 टेक लिए। जितेंद्र साहब मन ही मन समझ गए थे कि उनका फिल्मी कैरियर अब यहीं से खत्म हो गया। एक छोटे से डायलॉग को बोलने में 30 टेक लेने पड़ रहे थे। इसी दौरान जितेंद्र साहब की शिष्टता के कायल शांताराम साहब ने उन्हें अपनी अगली फिल्म गीत गाया पत्थरों के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। पर जितेंद्र साहब इस मौके को जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि समस्या उनके साथ एक बहुत बड़ी और भी थी। जितेंद्र साहब बचपन से थोड़ा तुतला कर बोलते थे। जितेंद्र साहब सीधे शांताराम साहब के पास गए। उन्होंने अपनी पूरी समस्या तुरंत बता दी। उन्होंने शांताराम जी से निवेदन किया कि वे उन्हें महज 15 दिनों का टाइम दें और वो इस समस्या से निजात पालेंगे। और ऐसा ही हुआ। जितेंद्र साहब ने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी मेहनत की कि जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो टिकट खिड़कियों पर भारी भीड़ थी। मैं समझा तुम मर गई हो, तुम मरी क्यों न गई। इस फिल्म के बाद ही रवि कपूर साहब जितेंद्र बन गए थे। तभी 1967 में उनकी फिल्म आई फर्ज। यहाँ पर भारतीय सिनेमा को जबरदस्त डांस करने वाले जंपिंग जैक जितेंद्र मिले। इनकी वो सफेद ड्रेस उस समय से लेकर आज तक युवाओं का क्रेज बनी हुई है। तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी। बाद आई 1969 में दो भाई, धरती कहे पुकार के, वारिस, खिलौना जैसी सुपरहिट कितनी फिल्में बनी जिन्होंने जितेंद्र को सुपरस्टार जितेंद्र बना दिया था। जहां जितेंद्र साहब की सुपरहिट फिल्मों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा था, वहीं जितेंद्र साहब के प्रेम संबंध भी न जाने कितने अनगिनत हो रहे थे। पढ़ाई में कमजोर जितेंद्र साहब बचपन से ही प्रेम संबंधों में बेहद होशियार थे। शोभा इनकी बचपन की दोस्त थी। शोभा सिर्फ 14 साल की थी जब जितेंद्र साहब इनकी जिंदगी में आए। जितेंद्र मुंबई के मरीन ड्राइव पर जब शोभा से पहली बार मिले तो उनके दीवाने हो गए थे। हमेशा मस्त और खुशमिजाज रहने वाले जितेंद्र साहब ने जब मरीन ड्राइव पर शोभा को देखा तो उनके ऊपर एक मूंगफली का दाना फेंका। और इस वाक्य के बाद बिल्कुल फिल्मों के तरीके ही शोभा और जितेंद्र में खूब तकरार हुई और ये तकरार कुछ दिनों बाद प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों एक साथ काफी समय बिताने लगे। शोभा जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटिश एयरलाइंस में एयर हॉस्टेस बन गई
अपने काम के सिलसिले में शोभा जी को अधिकतर विदेश में ही रहना पड़ता, तो चाह कर भी दोनों की मुलाकात कम ही हो पाती थी। इधर जितेंद्र साहब को भी भारी संघर्ष के बाद फिल्में मिलने लगी थी। कई नामी गिरामी अदाकाराओं के साथ काम करने का मौका मिल रहा था और इन्हीं अदाकाराओं के आकर्षण में जितेंद्र जी अपनी पहली प्यार शोभा को भुलाते जा रहे थे। कौन है ये रोमन लाल सबसे पहले बात करते हैं रेखा की। रेखा जी जितेंद्र की उस समय बड़ी फैन हो गई थी। लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि रेखा जी जितेंद्र साहब की फोटो अपने तकिए के नीचे रख के सोती थी। और रेखा जी को एक फिल्म में जितेंद्र के साथ फिर काम करने का मौका भी मिला। फिल्म थी एक बेचारा। यहीं से दोनों के बीच में मोहब्बत की कहानियां भी खूब मीडिया में आई। वैसे ये फिल्म खूब हिट रही। रेखा और जितेंद्र की एक फिल्म और आई। फिल्म का नाम था अनोखी अदा। अब रेखा जितेंद्र की मुलाकातें बढ़ गई थी। बताते हैं कि एक तरफ जितेंद्र साहब अपनी पहली प्यार शोभा को भी नहीं भुला पा रहे थे। इसी कश्मकश के बीच रेखा और जितेंद्र में कुछ तकरार भी बढ़ने लगी। कुछ कुछ ऐसी लगती है मुझे रेखा जैसी दिखती है। और ये तकरार लड़ाइयों में बदल गई। ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थी कि कभी कभी दोनों के बीच में शूटिंग के दौरान झगड़ा होने लगता। शायद यहीं से रेखा और जितेंद्र के संबंध खत्म हो गए। ये शायद हंसी मजाक में ही हो। जितेंद्र साहब ने जूनियर आर्टिस्ट से कहा कि रेखा तो मेरा टाइम पास है। कहते हैं इसके बाद से ही रेखा जी ने जितेंद्र से मिलना बंद कर दिया। हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते। बात यहाँ से खत्म नहीं होती। रेखा जी का रिश्ता खत्म होने के बाद जितेंद्र का दिल हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल पर आ गया। हेमा के प्यार में जितेंद्र जी इतना पागल थे कि उन्होंने अपनी बचपन की प्यार शोभा को भी बुला दिया था। चलिए जानते हैं हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी का रोचक किस्सा। ये बात तब की है जब ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और उस समय के सुपरस्टार संजीव कुमार के बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी। जहां संजीव कुमार हेमा मालिनी से बहुत प्यार करते थे, मगर स्वभाव के बेहद शर्मीले होने के कारण हेमा मालिनी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे। तो हेमा तक अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए उन्होंने सहारा लिया अपने सबसे गहरे दोस्त जितेंद्र का। अब जितेंद्र साहब ठहरे दिलफेक इंसान। उन्होंने संजीव कुमार के दिल की दास्तान बताने की बजाय अपने दिल का हाल बयां कर दिया। सोच रहा हूँ लड़का हो मैं नाम रखूंगा संजू। दरअसल 1973 में दुल्हन फिल्म में दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिला। जितेंद्र मन ही मन हेमा को खूब चाहने लगे थे। जहां संजीव कुमार साहब का पत्ता तो जितेंद्र ने काट दिया था, पर वो जानते थे कि धर्मेंद्र और हेमा आपस में एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। पर हेमा मालिनी के पेरेंट ये नहीं चाहते थे कि हेमा की शादी धर्मेंद्र से हो, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। तो हेमा मालिनी की माँ को जैसे ही पता लगा कि जितेंद्र भी हेमा को चाहते हैं, तो उन्होंने झट से दोनों की शादी करने का फैसला कर लिया। मद्रास में जितेंद्र और हेमा की शादी की तैयारियां होने लगी। जैसे खबर धर्मेंद्र तक पहुंची, धर्मेंद्र सरपट वेडिंग वेन्यू पर पहुंच गए। और उससे भी ताजुब की बात यह थी कि धर्मेंद्र के साथ जितेंद्र की मंगेतर शोभा सिप्पी भी थी। वहां पर खूब हंगामा हुआ। अब ये शादी टूट गई थी। जितेंद्र अपनी शोभा को गंवाना भी नहीं चाहते थे। अब दिन आया 18 अक्टूबर 1974, जहां जितेंद्र और शोभा शादी के बंधन में बंध गए। पर आप ये मत समझिएगा कि जितेंद्र साहब के प्यार मोहब्बत के किस्से यहाँ से थम गए। इसमें अगला नाम था श्रीदेवी का। जितेंद्र साहब श्रीदेवी जी को लेकर पागल सा हो गए थे। अगर सही समय पर शोभा ने सही फैसले न लिए होते तो मामला ये होता कि शोभा और जितेंद्र की शादी टूट चुकी होती। आँखें नशीली तेरी लट काली काली। समय था साल 1983। हिम्मत वाला फिल्म में दोनों ने एक साथ काम किया था। कहते हैं श्रीदेवी जी को हिम्मत वाला फिल्म दिलवाने वाले जितेंद्र साहब ही थे। जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ रही थी, श्रीदेवी और जितेंद्र के प्यार के किस्से भी खूब हवा हो रहे थे। और ये अफवाहें धीरे धीरे जितेंद्र साहब की पत्नी शोभा तक भी पहुंची। और तो और जितेंद्र और शोभा के बीच में भी रिश्तों में खटास आने लगी थी।
मुझे क्या कमी है। ऐसे में एक दिन जितेंद्र साहब श्रीदेवी जी को अपने परिवार से मिलाने लगे, पर उस दिन श्रीदेवी जी का स्वागत उनके परिवार ने ऐसा किया कि शायद ही श्रीदेवी जी कभी भूल पाई हो। इतना के मेरी आंख लगे रोने। बताते हैं कि जब श्रीदेवी जी घर गईं तो जितेंद्र की बेटी एकता इतने गुस्से में थी कि श्रीदेवी के मुंह पर पानी भरा गिलास फेंक दिया। श्रीदेवी जी कुछ भी न कह पाई और लौट गईं। फिर तब से दोनों के बीच में खटास आ गई। श्रीदेवी जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो किसी का बसा बसाया घर तोड़ूं। मैंने गलती की थी, मगर कोई पाप नहीं किया। कहते हैं जितेंद्र जी अपनी पत्नी शोभा के दबाव में इतना थे कि वो श्रीदेवी जी को चलाने के लिए श्रीदेवी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी जया प्रदा के काफी करीब आए। लेकिन जया प्रदा जी समझ गई थी जितेंद्र उनका सिर्फ यूज इसलिए कर रहे हैं कि वो श्रीदेवी से अलग हो सके। इसके बाद जितेंद्र का नाम जुड़ा उस समय की बेहद खूबसूरत हीरोइन रीना राय से। लेकिन बाद में रीना राय शत्रुघ्न सिन्हा के प्यार में ज्यादा सीरियस थी, तो किस्सा यहीं से खत्म हो गया। जितेंद्र के जीवन का सबसे बुरा दिन वो आया जब उनके ऊपर इल्जाम लगा यौन उत्पीड़न का। जब किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा कह दिया तो तुमने अपने आप को जख्मी कर लिया। हाँ, ये बात मायने नहीं रखती कि ये आरोप सही था या गलत था। उससे पहले भी ये जानना जरूरी है कि ये आरोप उनकी चचेरी बहन ने उन पर लगाया था। उनकी बहन ने उन पर आरोप लगाया कि जितेंद्र साहब उन्हें शूटिंग दिखाने के बहाने दिल्ली से शिमला लेकर आए और होटल में यौन शोषण किया। मीडिया की खबरों को माने तो यह मामला कभी साबित नहीं हो पाया। कभी एक समय पर 3 से 4 फिल्में करने वाले जीतू की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया कि इनके पास फिल्मों की कमी हो गई, जिसकी वजह थी इनकी नशे की आदत। हाँ, जब इनकी बेटी एकता कपूर पैदा हुई तब इन्होंने भावुक होकर कहा कि मैं आज के बाद कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। जितेंद्र साहब का ये वो समय था कि जब वो जिस फिल्म को छू भी लेते वो फिल्म हिट हो जाती। पर समय वो आ गया था कि अब काम का नशा कम और शराब और सिगरेट का नशा इनके सर चढ़कर बोल रहा था। खूबसूरत चीजों के लालच में अपनी तकदीर को बदसूरत बना लिया। मिथुन और जीतू जी से जुड़ा एक बेहद रोचक किस्सा आपको बताते हैं। जब मिथुन भारतीय सिनेमा में काम करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो किसी निर्माता ने इनकी मुलाकात जितेंद्र साहब से करवाई। तब जीतू जी मिथुन को देखकर हंसते हुए कहने लगे, अगर ये आदमी हीरो बन गया तो मैं फिल्में करना छोड़ दूंगा। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि जीतू जी को अपने डगमगाते फिल्मी कैरियर को बचाने के लिए मिथुन दा की फिल्मों में बड़े भाई का रोल जरूर करना पड़ा। हाँ, अगर बात करें जितेंद्र साहब को मिले अवार्डों की तो इनकी गिनती अनगिनत है। मैं बता देता हूँ कि इन्हें 2014 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। पर आप जरूर ये बताइएगा कि जितेंद्र साहब अपनी अधिकतर फिल्मों में किस रंग के कपड़े पहनते थे। और अगर आपके जितेंद्र साहब फेवरेट हीरो हैं तो आप जरूर बताइएगा कि इनकी बेटी एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस का क्या नाम है। जितेंद्र साहब का नाम लेते ही वो कौन सी फिल्म है जो आपकी आंखों के सामने आ जाती है, वो कौन सा गाना जो कानों में गुनगुनाने लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करेगा। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। आपका छोटा सा एक लाइक मेरे इस वीडियो में किए गए 10-15 घंटों की मेहनत को साकार कर देता है। जय हिंद, जय भारत।